हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप लोगों के बीच भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक मुद्दे के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग एक ऐसे राज्य की चर्चा करेंगे जहां पर 1967 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बावजूद कुछ दिनों में वहां उस सरकार का पतन हो जाता है और वहां पर गैर कांग्रेस सरकार का गठन होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1967 का जब आम चुनाव होता है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, उस समय जो कांग्रेस है वो आंतरिक कलह गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हैं और जो सीनियर लीडर हैं उनके बीच लगातार अंतर्विरोध की स्थिति है और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी देखना पड़ता है। उसकी सीटें कम हो जाती हैं, किसी तरह उसकी सरकार बनती है और जिन राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उनमें से 8 राज्यों में या तो उन्हें बहुमत नहीं मिलता है या बहुमत मिलने के बावजूद ही कुछ दिनों में उनकी सरकार का पतन हो जाता है और गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। इन स्टेट्स के बारे में मैं पहले ही बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और केरल ये राज्य थे जहाँ पर कि किसी न किसी रूप में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है। हम लोगों ने अब तक तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की चर्चा की है और आज हम लोग मध्य प्रदेश पर फोकस करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई और वहाँ पर जो सिंधिया परिवार है तख्ता पलट में उसकी क्या भूमिका रही और किस प्रकार से मार्च में सरकार गठित होने के बाद जुलाई में दूसरी सरकार वहाँ पर गैर कांग्रेस सरकार का गठन हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है। 1967 में मध्य प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहा है और परसिमन के बाद वहां विधानसभा की 296 सीटें हैं, जिनमें से कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की अगुवाई में कांग्रेस 167 सीट जीतती है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और 1963 से 67 तक वो इसके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस चुनाव में भी पूर्ण बहुमत मिलने के बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाता है और वो मार्च 1967 में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और इस चुनाव में बता दूं कि जब 1967 का चुनाव संपन्न होने वाला है उसके तुरंत पहले कांग्रेस की कद्दावर नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया इंदिरा गांधी से मनमुटाव के कारण पार्टी छोड़ देती हैं और वो भारतीय जनसंघ में शामिल हो जाती हैं, जिससे भारतीय जनसंघ को बहुत मजबूती मिलती है। एक अन्य नेता सुंदरलाल पटवा हैं, उनके साथ मिलकर पार्टी की रणनीति तैयार करती हैं और जो इस समय भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ट्यूनिंग ऐसी बनती है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस का प्रभुत्व कायम था वहां 296 में से 78 सीटें भारतीय जनसंघ जीत जाती है और विपक्ष की भूमिका में आ जाती है। और अब देखिए हो क्या रहा है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं तुरंत ही कांग्रेस के एक दिग्गज नेता गोविंद नारायण सिंह, जो कि पहले जो विंध्य प्रदेश था वहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह जी थे उनके पुत्र हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनके अंदर भी थी और इनको सहयोग मिलता है राजमाता विजयराजे सिंधिया का और कांग्रेस से विद्रोह करके गोविंद नारायण सिंह लोक सेवक पार्टी बनाते हैं और जनसंघ के साथ उनका समझौता होता है। राजमाता विजयराजे सिंधिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है तख्ता पलट में
और लगभग 4 महीने की सरकार जो द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार है उसका पतन हो जाता है और अगले मुख्यमंत्री के रूप में गोविंद नारायण सिंह जो कि गठबंधन सरकार बनती है भारतीय जनसंघ और लोक सेवक दल की, उनकी अगुवाई में वो सरकार संचालित होनी शुरू होती है। तो एक दूसरा ऐसा स्टेट था कि जहां पर कांग्रेस बहुमत में होने के बावजूद ही कुछ दिनों में क्या करती है, वहां सत्ता खो देती है। लेकिन अभी देखिए तो क्या हो रहा है कि लगभग 2 साल जाते जाते गोविंद नारायण सिंह पुनः उनकी कांग्रेस में वापसी होती है और सरकार का पतन हो जाता है और एक बार फिर से 1969 में एक नए व्यक्ति के रूप में दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इस जो भारतीय जनसंघ है और लोक सेवक दल है उसकी सरकार का पतन हो जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं फोकस यहाँ राजमाता विजयराजे सिंधिया पर करूँगा। वो 1957 में पहले तो कांग्रेस में शामिल होती हैं, गुना से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और 1962 के चुनाव में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है और 1967 में इंदिरा गांधी के काल में उनके मनमुटाव हो जाते हैं इंदिरा गांधी से और वो पार्टी छोड़ देती हैं और इस बीच वो स्वतंत्र दल से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और भारतीय जनसंघ से वो विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं। 1971 में वो भिंड से भारतीय जनसंघ से चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं और उनके पुत्र माधवराव सिंधिया भी भारतीय जनसंघ से ही गुना से चुनाव लड़ते हैं और 1975 इमरजेंसी का दौर है, उस बीच राजमाता सिंधिया क्या करती हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, जेल भी जाती हैं, लेकिन 1977 का चुनाव वो नहीं लड़ती हैं और 1977 का चुनाव उनके पुत्र निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ते हैं। वो भारतीय जनसंघ छोड़ चुके हैं और कांग्रेस इनके सामने प्रत्याशी नहीं खड़ा करती है और बम्पर वोट से चुनाव जीत करके जाते हैं और 1980 में माधवराव सिंधिया लोकसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ते हैं, गुना से लड़ते हैं और लगातार वो कांग्रेस में बने रहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो सिंधिया परिवार है लगातार वो किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है। तो बस आज इतना ही, फिर अगली क्लास में हम एक दूसरे राज्य की चर्चा करें जहां पर कि कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आई। थैंक यू।